Hello all of you, my name is Anupya and I welcome you all on AP Education. मैं आपको AP एजुकेशन पर NCERT क्लास 7 पढ़ा रही हूँ, जिसके चलते हम 4 चैप्टर्स पढ़ चुके हैं। आज हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 5 दैट इज़ फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस। लेकिन उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और हर क्लास के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। सो लेट्स स्टार्ट टुडेज क्लास। पहले ही चैप्टर नंबर 6 होता था, लेकिन हम न्यू NCERT पढ़ रहे हैं जिसमें चैप्टर नंबर 5 है। एवरी डे यू कम अक्रॉस मैनी चेंजेस इन योर सराउंडिंग्स। आप हर रोज बहुत सारे चेंजेस देखते हैं अपने चारों तरफ। दीज चेंजेस में इन्वॉल्व वन और मोर सब्सटेंसेस। इन चेंजेस में एक या एक से ज्यादा सब्सटेंसेस हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, योर मदर आस्क यू टू डिजोल्व शुगर इन वाटर टू मेक ए कोल्ड ड्रिंक। जैसे आपकी मम्मी ने आपको बोला कि आप वाटर के अंदर शुगर डिजोल्व करें और एक कोल्ड ड्रिंक बनाएं। मेकिंग ए शुगर सोल्यूशन इज ए चेंज। अब क्या हुआ, पानी से और चीनी से जो शुगर सोल्यूशन बन गया है वो क्या है, एक चेंज है। चेंज तो हुआ ही है। सिमिलरली सेटिंग कर्ड फ्रॉम मिल्क इज ए चेंज। दूध से दही का जमना भी एक चेंज है। समटाइम्स मिल्क बिकम सॉर्ड, सॉरिंग ऑफ मिल्क इज ए चेंज। कभी कभी क्या होता है कि दूध जो होता है वो हमारा खट्टा हो जाता है और दूध का खट्टा होना भी एक चेंज है। स्ट्रेच रबर बैंड ऑल्सो रिप्रेजेंट ए चेंज। अगर हमने एक रबर बैंड को लिया और उसको स्ट्रेच करते हैं तो वो भी क्या है, एक चेंज है। मेक ए लिस्ट ऑफ 10 चेंजेस यू नोटिस्ड अराउंड यू। इसमें बोला गया है कि आप ऐसे 10 चेंजेस को देखिए जो कि आपकी चारों तरफ नोटिस किए जा रहे हैं। तो हम 10 चेंजेस जो हमारी डेली लाइफ में होते हैं वो सब लिख सकते हैं, जैसे कि पानी का चीनी का पानी में मिक्स होना, नमक का पानी में मिक्स होना, वो भी एक चेंज है। सेटिंग ऑफ कर्ड भी एक चेंज है। रस्टिंग ऑफ आयरन भी एक चेंज है। बर्फ का पिघलना भी क्या है, एक चेंज है। इस तरह से डेली लाइफ में बहुत तरह के चेंजेस हो सकते हैं। इन दिस चैप्टर यू शैल परफॉर्म सम एक्टिविटीज एंड स्टडी द नेचर ऑफ दीज चेंजेस। इस चैप्टर में आप क्या करेंगे, कुछ एक्टिविटीज करेंगे और उसकी सहायता से समझेंगे कि कौन कौन से चेंजेस होते हैं। ब्रॉडली दीज चेंजेस आर ऑफ 2 टाइप्स। ये जो चेंजेस होते हैं जो कि हमारी डेली लाइफ में होते हैं, इसको हम 2 तरह की कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। वन इज फिजिकल चेंज, एक तो फिजिकल चेंज होता है और दूसरा होता है केमिकल चेंज। अब हम डिटेल में देखेंगे कि फिजिकल और केमिकल चेंज क्या होता है। कट ए पीस ऑफ पेपर इनटू 4 स्क्वायर पीसेस। एक पेपर को हमने लिया और उसको 4 स्क्वायर्स में काट दिया। कट ईच स्क्वायर इनटू फर्दर 4 पीसेस। अब हर एक स्क्वायर को, जो 4 स्क्वायर हमें मिले थे, उसको फर्दर हमने 4 स्क्वायर्स में काट दिया। ले दीज पीसेस ऑन फ्लोर ऑफ टेबल सो दैट द पीस एक्वायर द शेप ऑफ द ओरिजिनल पीस ऑफ पेपर। अब क्या करेंगे, इसको हमने टेबल पर इसको ले डाउन कर दिया, टेबल पर लेटा दिया। क्या हमें पहले वाला पेपर मिल रहा है, सेम हमें वही पेपर मिल जाएगा, ओरिजिनल पेपर। ऑब्वियसली यू कांट जॉइन द पीसेस बैक, मेक द ओरिजिनल पीस, बट देयर इज ए चेंज इन द प्रॉपर्टी ऑफ पेपर। ये ऑब्वियस है कि आपने जो पेपर काट दिया है उसको आप फिर से जोड़ तो नहीं सकते, बट ये भी क्या है, एक चेंज हो रहा है प्रॉपर्टी के अंदर। पेपर की प्रॉपर्टी में तो चेंज हुआ ही है। फर्स्ट एक्टिविटी में हमने देखा कि पेपर की प्रॉपर्टी के अंदर चेंज हुआ। नाउ एक्टिविटी 5.2, कलेक्ट द chalk dust lying on floor near the chalkboard in your classroom। जो चौक बोर्ड है हमारे क्लासरूम में, उसके पास में चौक से लिखने से बहुत सारी डस्ट इकट्ठी हो जाती है, उसको हमने क्या किया, कलेक्ट कर लिया। अगर हमें वो चौक डस्ट नहीं मिलती है तो हम क्या करेंगे, क्रश ए पीस ऑफ चौक इनटू डस्ट। एक चौक का पीस लिया और उसको क्रश कर लिया, उसको पीस लिया चौक के अंदर। एड ए लिटिल वाटर टू डस्ट टू मेक ए पेस्ट। अब उसमें हमने कुछ पानी ऐड कर लिया कि हम इसका पेस्ट बना सकें। रोल इट इनटू द शेप ऑफ पीस ऑफ चौक। उसको हमने रोल कर लिया एक चौक के शेप में। लेट इट ड्राई, उसको अब सूखने देंगे। डिड यू रिकवर चौक फ्रॉम द डस्ट। क्या हमें चौक मिल गया डस्ट से फिर से, अगेन हमने चौक पा लिया है। ये सब हम क्या देख रहे हैं, इन एक्टिविटीज की सहायता से हम फिजिकल प्रॉपर्टीज को समझने की कोशिश कर रहे हैं कि फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या होती हैं। एक्टिविटी 5.3, टेक सम आइसक्रीम इन ग्लास और प्लास्टिक टम्बलर। कुछ भी आइस ले ली या फिर आइसक्रीम ले ली हमने, किसी भी ग्लास में या प्लास्टिक टम्बलर में हमने आइस ले ली। मेल्ट ए स्मॉल पोर्शन ऑफ आइस बाय प्लेसिंग द टम्बलर इन सन। अब हमने क्या किया, वो टम्बलर जो था जिसमें आइस थी हमने उसको सन में रख दिया।
तो कुछ जो आइस थी वो मेल्ट हो गई, वो पानी के अंदर कन्वर्ट हो गई। यू हैव नाउ ए मिक्सचर ऑफ आइस एंड वाटर। अभी आपके पास क्या है, एक मिक्सचर है आइस का और वाटर का, क्योंकि कुछ आइस जो है वो वाटर के अंदर चेंज हो चुकी है, वो वाटर के अंदर मेल्ट हो चुकी। नाउ प्लेस द टम्बलर इनटू ए फ्रीजिंग मिक्सचर। अब क्या करेंगे, हमने इसको फिर से फ्रीजर में रख दिया, फ्रीज होने के लिए रख दिया फिर से फ्रीजर के अंदर। डज द वाटर बिकम सॉलिड आइस अगेन? क्या पानी फिर से आइस बन गया? यस ऑब्वियसली, पानी से फिर से आइस मिल गई हमें। तो ये भी क्या है, एक तरह की फिजिकल प्रॉपर्टी है। उसमें क्या हुआ, फर्स्ट में हमने अगर पानी के अंदर चीनी मिलाया तो वो भी एक फिजिकल प्रॉपर्टी थी। पेपर को हमने कट किया, वो भी क्या थी, एक फिजिकल प्रॉपर्टी थी। क्योंकि इसके अंदर क्या हो रहा है, हमें कुछ भी नया प्रोडक्ट नहीं मिल रहा है, केवल प्रॉपर्टी में चेंज हो रहा है। जो चौक जो था, चौक का हमने पेस्ट बना लिया, फिर फर्दर उसको चौक बनाया, वो भी क्या थी, एक फिजिकल प्रॉपर्टी थी। क्योंकि उसमें नया कुछ भी नहीं बना है, चौक था और चौक ही बना है। और ये आइस मेल्ट हो गई तो उससे आइस से क्या बना, पानी बना, फिर से पानी से आइस बन गया। तो क्या है, ये भी एक फिजिकल प्रॉपर्टीज है। और ये तो रिवर्स भी हो रही है, रिवर्सिबल भी है ये तो। नाउ एक्टिविटी 5.4। एक्टिविटी 5.4 से हम फिजिकल प्रॉपर्टीज को समझने की कोशिश करेंगे कि फिजिकल प्रॉपर्टीज आखिर कौन सी प्रॉपर्टीज है। बॉयल सम वाटर इन ए कंटेनर। एक कंटेनर में कुछ पानी ले लिया और उसको बॉयल किया। डू यू सी द स्टीम राइजिंग फ्रॉम द सर्फेस ऑफ वाटर? आप देखेंगे जब आप पानी को बॉईल कर रहे हैं तो स्टीम जो है वो राइज हो रही है सरफेस ऑफ वाटर से। होल्ड एन इन्वर्टेड पैन बाय इट्स हैंडल ओवर द स्टीम एट सम डिस्टेंसेस फ्रॉम द बॉइलिंग वाटर। अब हमने क्या ले लिया, जो पानी जो बॉईल होकर ऊपर जा रहा था उसके ऊपर हमने होल्ड कर लिया, एक उल्टा करके हमने कुछ भी पैन ले लिया, फ्राई पैन वगैरह कुछ ले लिया। ऑब्जर्व द इनर सरफेस ऑफ पैन। अब उस पैन का हम इनर सरफेस देखेंगे कि इनर सरफेस पे हमें क्या दिखाई देगा। उस पैन के हमें दिखेगा कि छोटी छोटी ड्रॉपलेट्स हैं पानी की, वो बन गई हैं, मतलब स्टीम से फिर से पानी बन रहा है। तो ये भी क्या है, एक तरह की फिजिकल प्रॉपर्टी है, क्योंकि इसमें भी कुछ भी नया सब्सटेंस नहीं बन रहा। हमारा पानी था, उससे हमें पानी जो था वो स्टीम में कन्वर्ट हो गया और हमें फिर से पानी ही मिल रहा है। नाउ एक्टिविटी 5.5। बी केयरफुल व्हाइल हैंडलिंग ए फ्लेम। फ्लेम से अगर आप कुछ भी काम कर रहे हैं, फ्लेम जो होता है स्टोव का फ्लेम, तो आपको बहुत ही केयरफुल रहना होगा। होल्ड ए यूज्ड हैक्सॉ ब्लेड विद ए पेयर ऑफ टॉग्स। एक पेयर ऑफ टॉग्स मतलब मान लीजिए कि कुछ भी संडासे वगैरह है, कुछ पकड़ने का है, जिससे हम क्या करेंगे, होल्ड करेंगे एक ब्लेड को। हैक्सॉ ब्लेड क्या होती है, वो ब्लेड ही होती है, उसको हमने होल्ड कर लिया, पकड़ लिया। कीप द टिप ऑफ फ्री एंड ऑफ ब्लेड ऑन द गैस स्टोव। अब जो फ्री एंड जो था ब्लेड का, उसको हमने गैस स्टोव के ऊपर रख लिया। वेट फॉर फ्यू मिनट्स। कुछ देर तक क्या करेंगे, हम वेट करेंगे। डज द कलर ऑफ टिप ऑफ ब्लेड चेंज? क्या उसका कलर चेंज हुआ? उसका कलर ब्लैक हो जाएगा, हमें पता है अगर हम गर्म करेंगे तो। रिमूव द, अगर वो ब्लेड जो है वो स्टोव के ऊपर है तो हमें रेड कलर दिखाई देगा, लेकिन जब उसको रिमूव कर लेते हैं तब वो ब्लैक दिखाई देता है। रिमूव द ब्लेड फ्रॉम द फ्लेम। अब हमने क्या किया, उस फ्लेम से उस ब्लेड को रिमूव कर लिया। ऑब्जर्व द टिप वंस अगेन आफ्टर सम टाइम। अब थोड़ी देर बाद फिर से देखेंगे। डज इट गेट बैक इनटू ओरिजिनल कलर? क्या वो अपने ओरिजिनल कलर में फिर से आ गई है? इन एक्टिविटी 5.1 एंड 5.2 अबाव यू सॉ दैट पेपर एंड पीस ऑफ चॉक अंडरवेंट इनटू चेंज इन साइज। हमने देखा एक्टिविटी 5.1 और 5.2 में कि उसमें क्या हो रहा है, पार्टिकल्स की साइज के अंदर चेंज हो रहा है। पहले पेपर था जो, उसको हमने कट किया तो साइज क्या हो गया, उसका छोटा हो गया। चौक था, उसको हमने चौक को हमने पीस लिया, उसको क्रश कर लिया तो उसके साइज क्या हो गए, पार्टिकल्स के छोटे हो गए। मतलब इसमें क्या हो रहा है कि पार्टिकल्स का साइज जो है वो कम हो रहा है एक्टिविटी 5.1 एंड 5.2 में। इन एक्टिविटी 5.3 एंड 5.4 वाटर चेंज इनटू स्टेट। 5.3 में तो क्या हो रहा है कि आइस से वाटर बन रहा है, और 5.4 में क्या हुआ कि वाटर को हमने बॉईल किया तो उससे स्टीम बन गई, तो वाटर के स्टेट के अंदर चेंज हो रहा है। और फ्रॉम गैस टू लिक्विड, फर्स्ट में तो क्या हो रहा है, फ्रॉम सॉलिड टू लिक्विड, सॉलिड से लिक्विड बन रहा है, और सेकंड में क्या हो रहा है, गैस से लिक्विड बन रहा है। इन एक्टिविटी 5.5 द हैक्सो ब्लेड चेंज कलर ऑन हीटिंग। जो ब्लेड जो थी उसका कलर चेंज हो गया हीट करने के ऊपर।
properties such as shape, size, color and state of a substance are called physical properties. ऐसी प्रॉपर्टीज जिसके अंदर शेप, साइज, कलर और स्टेट चेंज हो रहा होता है उसको हम फिजिकल प्रॉपर्टीज बोलते हैं. जैसे कि शेप चेंज हुआ, फर्स्ट में क्या हो गया, शेप चेंज हो गया. शेप जो था पेपर का वो कैसा था, बड़ा था, उससे छोटा हो गया. चौक का जो पार्टिकल्स थे बड़े थे, वो क्या हो गए, उसको हमने क्रश किया तो साइज छोटा हो गया. पेपर में भी साइज भी छोटा हुआ है, शेप भी चेंज हुआ है. चौक में भी क्या हुआ है, साइज छोटा हुआ है, शेप भी चेंज हुआ है. कलर, फिर जब हमने हीट किया किसको, ब्लेड को, तो वो क्या हुआ, उसका कलर चेंज हुआ, तो उसके कलर में चेंज हुआ. एंड स्टेट, और उसके स्टेट में भी तो चेंज हो रहा है, लिक्विड से सॉलिड हो रहा है, सॉलिड से लिक्विड हो रहा है. तो क्या है कि ऐसी प्रॉपर्टीज जिसके अंदर शेप, साइज, कलर और स्टेट एक सब्सटेंस का चेंज होता है उसको हम फिजिकल प्रॉपर्टीज बोलते हैं. जिसके अंदर ये चार क्वालिटीज चेंज हो रही हो, कुछ नया सब्सटेंस हमें नहीं मिल रहा, बस शेप चेंज हो रहा है या तो साइज चेंज हो रहा है, कलर एंड स्टेट चेंजेस, देन दीज प्रॉपर्टीज आर कॉल्ड फिजिकल प्रॉपर्टीज. A change in its physical properties is called physical change. ऐसा चेंज जिसके अंदर फिजिकल प्रॉपर्टीज में चेंज हो रहा होता है एक सब्सटेंस की, उसको हम फिजिकल चेंज बोलते हैं. ए फिजिकल चेंज इज जनरली रिवर्सिबल. फिजिकल चेंज होता है वो जनरली रिवर्सिबल होता है. जैसे हमें क्या हुआ, आइस से हमें पानी मिल गया, फिर दोबारा पानी से हमें आइस मिल गई. वाटर को हमने बॉईल किया तो हमें क्या मिली, स्टीम मिली. वाटर वेपर्स में कन्वर्ट हुआ, फिर से वेपर वाटर में कन्वर्ट हो गए. इसलिए क्या हो रहा है कि फिर से रिवर्स हो रहा है. इसमें कभी कभी क्या होता है कि रिवर्सिबल है, ये ऑलमोस्ट रिवर्सिबल ही होता है फिजिकल चेंज, लेकिन कभी कभी रिवर्सिबल नहीं भी होता. जैसे हमने पेपर को कट कर लिया, अब उससे बड़ा पेपर तो नहीं बना सकते चिपका के, तो वो क्या है, इरिवर्सिबल है, लेकिन कुछ नया प्रोडक्ट तो नहीं मिला ना, हमें मिला तो हमें पेपर ही है, इसलिए वो फिजिकल चेंज है. इन सच ए चेंज नो न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म्ड. फिजिकल चेंज के अंदर कोई भी नया सब्सटेंस नहीं बनता है. लेट अस नाउ कंसिडर द अदर काइंड ऑफ चेंज. अब देखेंगे हम दूसरा तरह का चेंज कौन सा है, दैट इज केमिकल चेंज. नाउ सेकंड चेंज विल टेक प्लेस इन आवर डेली लाइफ इज केमिकल चेंज. ए चेंज, केमिकल चेंज क्या होता है, फिजिकल चेंज तो हमने देख लिया कि क्या होता है, अब हम देखेंगे केमिकल चेंज क्या होता है. ए चेंज विद विच यू आर क्वाइट फैमिलियर इज रस्टिंग ऑफ आयरन. आपने अपनी डेली लाइफ में देखा है, जिससे आप क्वाइट फैमिलियर हैं, वो क्या है, रस्टिंग ऑफ आयरन, लोहे के ऊपर जंग लगना. इफ यू लीव ए पीस ऑफ आयरन इन ओपन फॉर सम टाइम इट एक्वायर्स ए फिल्म ऑफ ब्राउनिश सब्सटेंस. अगर हमने आयरन को बाहर छोड़ दिया थोड़े टाइम के लिए, तो क्या देखते हैं हम, उसके ऊपर एक ब्राउन लेयर का सब्सटेंस आ जाता है. दिस सब्सटेंस इज कॉल्ड रस्ट एंड द प्रोसेस इज कॉल्ड रस्टिंग. ये जो सब्सटेंस है, ब्राउन कलर का सब्सटेंस है, इसको हम रस्ट बोलते हैं, इसको जंग बोलते हैं, और इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, इस प्रोसेस को रस्टिंग बोलते हैं, जंग लगना बोलते हैं, लोहे के ऊपर जंग लगना. जब हम उसको बाहर खुला छोड़ देते हैं एटमॉस्फेयर के अंदर, तो आपने देखा है नॉर्मली ऐसा होता है कि लोहे की चीजों के ऊपर जंग लग जाता है. आयरन गेट्स ऑफ पार्क और फार्मलैंड, आयरन बेंचेस, वही हमने देखा है पार्क में आयरन की बेंचेस वगैरह हैं, लॉन के अंदर, गार्डन्स के अंदर आयरन के बेंचेस वगैरह हैं. ऑलमोस्ट एवरी आर्टिकल ऑफ आयरन केप्ट इन ओपन गेट रस्टेड. हर एक आर्टिकल आयरन का जो कि खुले में रखा है उसके ऊपर तो रस्ट लगेगा. एट होम्स यू मस्ट हैव सीन शॉव्स एंड स्पेड्स गेटिंग रस्टेड व्हेन एक्सपोज टू द एटमोस्फेयर फॉर सम टाइम. हमने देखा है घर पे फावड़ा वगैरह होता है, उसपे भी क्या होता है, जंग लग जाता है. लोहे का अगर होता है तो उसपे भी क्या होता है, जंग लग जाता है. इन किचन ए वेट iron pan often get rusted if it left in the state for some time. अगर हम किचन के अंदर जो लोहे का तवा होता है, अगर हम थोड़े दिनों के लिए उसको उसी स्टेट में छोड़ दें, तो उसके ऊपर भी क्या होगा, जंग लग जाएगा. रस्ट इज नॉट आयरन. जंग जो है वो क्या है, लोहा नहीं होता. इट इज डिफरेंट फ्रॉम आयरन ऑन विच इट गेट डिपॉजिटेड. ये आयरन से अलग होता है. आयरन के ऊपर तो डिपॉजिट होता है, लेकिन रियल में ये आयरन नहीं होता. इसका जो कंपोजिशन होता है वो आयरन से अलग होता है. लेट अस कंसीडर ए फ्यू मोर चेंजेस वेयर न्यू सब्सटेंस आर फॉर्म. हम कुछ और चेंजेस देखते हैं जिसके अंदर कुछ नया सब्सटेंस बन रहा है. गेट ए पीस ऑफ थिन स्ट्रिप ऑफ रिबन ऑफ मैग्नीशियम. हमने क्या ले लिया, मैग्नीशियम का एक रिबन का एक थिन पीस ले लिया, छोटा सा एक पीस ले लिया.
क्लीन इट्स टीप विथ सैंड पेपर, सैंड पेपर की सहायता से उसको हमने क्या कर लिया, क्लीन कर लिया। ब्रिंग द टिप नियर ए कैंडल फ्लेम, अब हम उस टिप को एक मोमबत्ती के पास लेकर आते हैं। इट बर्न विद ए ब्रिलियंट वाइट लाइट, ये क्या करेगा, मैग्नीशियम रिबन जो है वो व्हाइट लाइट के साथ बर्न करना शुरू कर देगा। व्हेन इट इज कम्प्लीटली बर्न्ड इट लीव बिहाइंड ए पाउडरी ऐश, जब वो पूरा मैग्नीशियम का रिबन जल जाएगा तो पीछे क्या छोड़ देगा, राख छोड़ देगा, थोड़ी पाउडर जैसी राख होती है वो छोड़ देगा। डज द ऐश लुक लाइक मैग्नीशियम रिबन, क्या जो ऐश जो हमें मिली वो मैग्नीशियम रिबन के जैसे दिखती है, नहीं, वो तो एकदम अलग होती है, मैग्नीशियम रिबन के जैसे नहीं दिखती। द चेंज कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय द फॉलोइंग इक्वेशन, इस चेंज को हम इस इक्वेशन से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। हमारे पास में मैग्नीशियम था, उसको हमने बर्न किया ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, दैट इज Mg+O2 विल गिव अस मैग्नीशियम ऑक्साइड, MgO देगा हमें। तो इस प्रोसेस में हमें मैग्नीशियम ऑक्साइड मिलता है। अब क्या करेंगे हम, कलेक्ट द ऐश एंड मिक्स इट विद स्मॉल अमाउंट ऑफ वाटर, उस ऐश को हमने कलेक्ट किया और उसको पानी के साथ में मिक्स कर दिया। स्टिर द मिक्सर वेल, उस मिक्सचर को अच्छे से हिलाएंगे और उसको मैग्नीशियम से जो भी रिबन, मैग्नीशियम रिबन को बर्न करके जो हमें ऐश मिली है उसको हमने पानी के अंदर डिसॉल्व कर लिया। टेस्ट द मिक्सचर विद ब्लू एंड रेड लिटमस पेपर, अब इस मिक्सचर को हम ब्लू और रेड लिटमस पेपर के साथ में टेस्ट करेंगे। डज द मिक्सचर टर्न रेड लिटमस ब्लू, डज द मिक्सचर टर्न ब्लू लिटमस रेड, क्या हो रहा है इसके अंदर, हमें पता है भाई मैग्नीशियम ऑक्साइड जो है उसको पानी में मिलाया तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बन जाएगा, और ये क्या है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड तो एक बेस है, तो ये क्या करेगा, रेड लिटमस को ब्लू में कन्वर्ट कर देगा। ऑन द बेसिस ऑफ दिस टेस्ट हाउ डू यू क्लासीफाई द एक्वस सोल्यूशन एसिडिक और बेसिक, क्या बोलेंगे आप, जो एक्वस सोल्यूशन है वो एसिडिक है या फिर बेसिक है, वो तो भाई बेसिक है क्योंकि उसके अंदर हमें क्या मिल रहा है, एक बेस मिल रहा है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड मिल रहा है। ऑन डिसॉल्विंग द ऐश इन वाटर इट फॉर्म ए न्यू सब्सटेंस, भाई जब हमने ऐश को पानी के अंदर डिसॉल्व किया तो एक नया ही सब्सटेंस बन गया। दिस चेंज कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ फॉलोइंग इक्वेशन, इस चेंज को हम ऐसे लिख सकते हैं, हमारे पास में क्या था, मैग्नीशियम ऑक्साइड था दैट इज MgO था, और वाटर लिया हमने, MgO और वाटर मिलके क्या बन गया, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बन गया दैट इज MgOH2 बन गया। As you have already learned in chapter 4, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड इज ए बेस, हम चैप्टर 4 में पढ़ भी चुके हैं कि मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड एक बेस है, और यहाँ हमने टेस्ट करके भी देख लिया। सो मैग्नीशियम ऑक्साइड इज ए न्यू सब्सटेंस फॉर्म ऑन बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम, मैग्नीशियम को बर्न करने पे हमें एक नया सब्सटेंस मिलता है जिसको हम मैग्नीशियम ऑक्साइड बोलते हैं, और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड इज अनदर न्यू सब्सटेंस फॉर्म बाय मिक्सिंग मैग्नीशियम विद वाटर, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड एक दूसरा नया सब्सटेंस मिला, जब हमने मैग्नीशियम ऑक्साइड को पानी में मिक्स किया तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड हमें एक न्यू सब्सटेंस मिला। टू बी डेमोन्स्ट्रेटेड बाय टीचर, ये वाली एक्टिविटी है, ये टीचर के द्वारा की जाएगी। डिसॉल्व अबाउट ए टेबल स्पून फुल ऑफ कॉपर सल्फेट अबाउट हाफ ए कप ऑफ वाटर इन ए ग्लास टम्बलर और बीकर, एक ग्लास टम्बलर और बीकर में क्या लिया हमने, पानी ले लिया और उसके अंदर कॉपर सल्फेट को हमने डिसॉल्व कर लिया। ऐड ए फ्यू ड्रॉप ऑफ डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड टू द सॉल्यूशन, कॉपर सल्फेट को पानी में डिसॉल्व कर लिया, उसके बाद में हमने उसमें सल्फ्यूरिक एसिड की कुछ ड्रॉप डाल दी। यू शुड गेट ए ब्लू कलर्ड सोल्यूशन, आपको एक ब्लू कलर का सोल्यूशन मिला होगा। सेव ए स्मॉल सैंपल ऑफ द सोल्यूशन इन ए टेस्ट ट्यूब और ए स्मॉल ग्लास बॉटल, ये जो सोल्यूशन है दैट इज़ कॉपर सल्फेट एंड सल्फ्यूरिक एसिड का जो सोल्यूशन है, इसको हम एक अलग से एक छोटे ग्लास में थोड़ा सा सोल्यूशन रख लेंगे। ड्रॉप ए नील और ए यूज्ड शेविंग ब्लेड इनटू द रिमेनिंग सोल्यूशन, अब जो सोल्यूशन पीछे बच गया है, थोड़ा सोल्यूशन लेने के बाद में जो पीछे सोल्यूशन बच गया है कॉपर सल्फेट, वाटर एंड सल्फ्यूरिक एसिड का, उसके अंदर हमने एक ब्लेड डाल दी, शेविंग ब्लेड कोई पुरानी थी यूज़ की हुई, वो हमने डाल दी। वेट फॉर हाफ एन आवर एंड सो ऑन, आधे घंटे तक वेट करें और फिर देखेंगे। ऑब्जर्व द कलर ऑफ सोल्यूशन, अब हम सोल्यूशन का जो कलर है उसको देखेंगे। कंपेयर इट विद द कलर ऑफ द सैम्पल सोल्यूशन सेव्ड सेपरेटली, इस कलर को हम उस कलर से कंपेयर करेंगे जिसको हमने सेपरेटली पहले ही रख लिया था, थोड़ा सोल्यूशन डाल के हमने एक अलग से ग्लास में, उसके साथ इस सोल्यूशन को कंपेयर करेंगे।
डू यू सी एनी चेंज इन कलर? क्या आपको किसी तरह का कलर में चेंज दिखाई दे रहा है सॉल्यूशन के? टेक आउट द नेल और द ब्लेड। अब ब्लेड को हमने बाहर निकाल लिया, अंदर जो ब्लेड डाली थी हमने बाहर निकाल लिया। हम देख रहे हैं कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन जो ब्लू कलर का था अभी वो ग्रीन कलर का हो गया है और आयरन सल्फेट में चेंज हो गया है, ग्रीनिश कलर अभी हमें दिखाई दे रहा है। हमने ब्लेड को क्या किया, बाहर निकाल लिया। अब ये ब्लू से ग्रीन क्यों हो गया? द चेंजेस दैट यू नोटिस आर ड्यू टू रिएक्शन बिटवीन कॉपर सल्फेट एंड आयरन। जो आप चेंज देख रहे हैं वो जो चेंज है कॉपर सल्फेट और आयरन के बीच में एक रिएक्शन हुई उसकी वजह से है। द चेंज ऑफ कलर ऑफ सॉल्यूशन फ्रॉम ब्लू टू ग्रीन इज ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ सल्फेट, आयरन सल्फेट। ये जो ब्लू से ग्रीन हो गया है ये किस लिए हो गया है? आयरन सल्फेट की वजह से हो गया है, क्योंकि अभी कॉपर की जगह पे आयरन सल्फेट बन गया है। कॉपर को रिप्लेस कर लिया आयरन ने, क्योंकि आयरन जो था वो कॉपर से ज़्यादा रिएक्टिव था, इसलिए कॉपर को रिप्लेस कर लिया। द ब्राउन कलर डिपॉजिटेड ऑन द आयरन नेल इज कॉपर अनदर न्यू सब्सटेंस। अभी हमें क्या मिल गया? एक नया सब्सटेंस मिल गया। ग्रीन कलर का जो एक नया सब्सटेंस है वो हमें मिल गया जिसको हम आयरन सल्फेट बोलेंगे। और ब्राउन कलर जो है वो डिपॉजिट हो गया है आयरन की जो ब्लेड थी उसके ऊपर। द ब्राउन कलर डिपॉजिटेड ऑन आयरन नेल इज कॉपर अनदर न्यू सब्सटेंस। जो ब्राउन कलर ब्लेड के ऊपर डिपॉजिट हो गया है ये एक दूसरा नया सब्सटेंस है। वी कैन राइट द रिएक्शन एज ए, हम इस रिएक्शन को ऐसे लिख सकते हैं, दैट इज कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन जो ब्लू कलर का था प्लस आयरन इज विल गिव अस आयरन सल्फेट सॉल्यूशन प्लस कॉपर। आयरन ने कॉपर को रिप्लेस कर लिया क्योंकि आयरन जो था वो ज़्यादा रिएक्टिव था कॉपर के बजाय। टेक अबाउट, अब हम दूसरी एक्टिविटी देखते हैं। टेक अबाउट ए टेबल स्पून फुल ऑफ विनेगर इन ए टेस्ट ट्यूब। अब हमने क्या ले लिया? एक टेस्ट ट्यूब के अंदर विनेगर ले लिया। एड ए पिंच ऑफ बेकिंग सोडा टू इट, उसके अंदर हमने एक पिंच बेकिंग सोडा का डाल दिया। यू वुड हियर ए हिस्किंग साउंड एंड सी बबल्स ऑफ गैस कमिंग आउट। आपको एक हिस्किंग साउंड ऐसे करके साउंड सुनाई देगा, हिस्किंग साउंड, और कुछ बबल्स दिखाई देंगे गैस के जो कि बाहर आ रहे होंगे। पास दिस गैस थ्रू फ्रेशली प्रिपेयर्ड लाइम एज शोन इन फिगर 5.5। अब ये जो गैस आ रही है इसको आप लाइम वाटर में से पास करेंगे। व्हाट हैपन टू लाइम वाटर? लाइम वाटर के साथ क्या होगा? द चेंज इन टेस्ट ट्यूब इज एज फॉलो। जो टेस्ट ट्यूब के अंदर चेंज हुआ वो यहाँ पर दिया गया है। ये क्या था हमारे पास में? विनेगर था, विनेगर प्लस बेकिंग सोडा। विनेगर था उसके अंदर हमने बेकिंग सोडा डाल दिया। विनेगर क्या था? विनेगर जो था वो एसिटिक एसिड था, उसके अंदर हम बेकिंग सोडा डाला, दैट इज सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को डाल दिया। तो क्या होगा? हमें कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगा और दूसरा कुछ सब्सटेंस मिलेगा, अदर सब्सटेंस मिलेगा। द रिएक्शन बिटवीन कार्बन डाइऑक्साइड एंड लाइम वाटर इज एज फॉलो। जो रिएक्शन हुई, फर्स्ट रिएक्शन तो ये हो गई कि हमारे पास में विनेगर था, विनेगर के हमने एक चुटकी बेकिंग सोडा डाल दिया तो क्या मिला? हमें कार्बन डाइऑक्साइड मिला और अदर सब्सटेंसेस मिल गए। अब क्या हुआ? ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है इसको हमने लाइम वाटर के अंदर से पास किया, तो आगे क्या होगा? अब इसके बाद जो रिएक्शन होगी उसमें क्या देखेंगे हम? जैसे कि यहाँ पे हमें देखने को मिल रहा है हमारे पास में विनेगर था, उसके अंदर हमने डाला बेकिंग सोडा, तो यहाँ से निकली कार्बन डाइऑक्साइड, उसको पास किया हमने लाइम वाटर के अंदर से, तो एक और रिएक्शन होगी। वो कौन सी रिएक्शन होगी? दैट इज कार्बन डाइऑक्साइड CO2 प्लस लाइम वाटर। ये हमारे पास में विनेगर था, उसके अंदर हमने बेकिंग सोडा ऐड किया तो कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलेगी और कार्बन डाइऑक्साइड और लाइम वाटर दैट इज CO2 एंड CaOH2 आपस में रिएक्शन करेंगे और क्या बना देंगे? कैल्शियम कार्बोनेट दैट इज CaCO3 बना देंगे प्लस वाटर H2O बना देंगे। ये वाला क्वेश्चन इस बार रीट में आया भी था, रीट मेंस के अंदर ये वाली रिएक्शन पूछी गई थी। व्हेन कार्बन डाइऑक्साइड इज पास थ्रू लाइम वाटर कैल्शियम कार्बोनेट इज फॉर्म। जब कार्बन डाइऑक्साइड को पास करते हैं हम लाइम वाटर के अंदर से तो हमें जो न्यू सब्सटेंस बनता है कैल्शियम कार्बोनेट वो देखने को मिलता है, दैट इज CaCO3 विच मेक्स लाइम वाटर मिल्की। जो नया सब्सटेंस बना है उसकी वजह से क्या हो गया? लाइम वाटर जो हो गया वो मिल्की हो गया। द टर्निंग ऑफ लाइम वाटर इनटू मिल्की इज स्टैंडर्ड टेस्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। अगर लाइम वाटर मिल्की हो गया है इसका मतलब हमें पता चल गया कि यहाँ से ज़रूर भी कार्बन डाइऑक्साइड निकली है।
कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगी तभी लाइम वाटर मिल्की होगा। ये हमें बताता है कि इस रिएक्शन के अंदर, ये रिएक्शन होते टाइम कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो बाहर निकली है। ये इसका स्टैंडर्ड टेस्ट है। कार्बन डाइऑक्साइड को टेस्ट करने के लिए हम ये कर सकते हैं। यू विल यूज इट इन चैप्टर नंबर 6 टू शो दैट एयर वी ब्रीथ आउट इज रिच इन कार्बन डाइऑक्साइड। हम चैप्टर नंबर 6 में फिर से रिएक्शन करेंगे कि जो एयर हम बाहर निकाल रहे हैं उसके अंदर भी कार्बन डाइऑक्साइड होती है। इसका हम चैप्टर नंबर 6 में टेस्ट करेंगे। इन एक्टिविटी 5.6 to 5.8 यू सो दैट इन ईच चेंज वन और मोर न्यू सब्सटेंसेस वर फॉर्म्ड। हमने देखा है 5.5 से 5.6 तक हर एक रिएक्शन में एक या एक से ज़्यादा नए सब्सटेंसेस बन रहे हैं। इन एक्टिविटी 5.6 द ऐश वाज द न्यू सब्सटेंस फॉर्म फ्रॉम व्हेन मैग्नीशियम वाज बर्न्ड इनटू एयर। जब हमने मैग्नीशियम को जलाया था तो हमें ऐश मिली थी, हमें राख मिली थी, जो कि एक नया सब्सटेंस थी। द रिएक्शन ऑफ कॉपर सल्फेट विद आयरन प्रोड्यूस आयरन सल्फेट एंड कॉपर। इसके अंदर भी क्या है, हमने जब कॉपर सल्फेट को आयरन के साथ में रिएक्शन करवाया तो हमें आयरन सल्फेट और कॉपर मिला। ये भी क्या है, एक नया सब्सटेंस है। बोथ ऑफ दीज आर न्यू सब्सटेंसेस। ये दोनों के दोनों ही न्यू सब्सटेंसेस हैं। कॉपर वॉज डिपॉजिटेड ऑन शेविंग ब्लेड ऑफ आयरन। कॉपर जो था वो शेविंग ब्लेड के ऊपर क्या हो गया, डिपॉजिट हो गया था। एंड इन एक्टिविटी 5.8 विनेगर एंड बेकिंग सोडा टुगेदर प्रोड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड। 5.8 एक्टिविटी में हमने क्या देखा, विनेगर के अंदर अगर हमने बेकिंग सोडा को डाल दिया तो वो हमें कार्बन डाइऑक्साइड देगा, और कार्बन डाइऑक्साइड क्या करेगा, लाइम वाटर को मिल्की कर दिया कार्बन डाइऑक्साइड ने। कैन यू नेम द न्यू सब्सटेंस फॉर्म इन दिस रिएक्शन। क्या आप बता सकते हैं कि इसके अंदर जो नया सब्सटेंस बना है वो कौन सा है। हमें पता है जब विनेगर ने बेकिंग सोडा के साथ रिएक्शन करेंगे तो हमें CO2 मिलेगा, वाटर मिलेगा और सोडियम एसीटेट मिलेगा। लेकिन जब CO2 को हमने लाइम वाटर के अंदर से पास किया तो हमें कैल्शियम कार्बोनेट विल। A change in which one or more new substances are formed is called chemical reaction। ऐसा चेंज जिसके अंदर एक या एक से ज़्यादा नए सब्सटेंसेस बनते हैं वही क्या होती है, केमिकल रिएक्शन होती है, केमिकल चेंज होता है। केमिकल चेंज के अंदर क्या होता है, केमिकल रिएक्शन हो रही होती है। ए केमिकल चेंज इज ऑल्सो कॉल्ड ए केमिकल रिएक्शन। केमिकल चेंज को ही हम क्या बोल देते हैं, केमिकल रिएक्शन बोल देते हैं। तो केमिकल रिएक्शन क्या होती है, ये केमिकल चेंज क्या होता है। एक तो फिजिकल चेंज होता है जिसमें कोई नया सब्सटेंस नहीं बनता, वो हम पढ़ चुके हैं। अभी हम पढ़ रहे हैं केमिकल चेंज। केमिकल चेंज क्या होता है, जिसके अंदर न्यू सब्सटेंस बनता है, दो सब्सटेंसेस के बीच में रिएक्शन होगी और न्यू सब्सटेंस बनेगा। केमिकल चेंजेस आर वेरी इंपॉर्टेंट इन आवर लाइफ। केमिकल चेंज हमारी लाइफ में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है, ऑल न्यू सब्सटेंसेस आर फॉर्म एज ए रिजल्ट ऑफ केमिकल चेंजेस। जितने भी नए सब्सटेंसेस बन रहे हैं वो केमिकल चेंज की वजह से ही बन रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल डाइजेशन ऑफ फूड इन आवर बॉडी, हमने भोजन खाया, उसका डाइजेशन हुआ, ये क्या है, ये एक केमिकल चेंज है। वहाँ पे एक केमिकल रिएक्शन हो रही होगी, हमें न्यू सब्सटेंस देखने को मिल रहा होगा, वो हर एक केमिकल चेंज होगा। राइपनिंग ऑफ फ्रूट्स, अगर फ्रूट पक गए हैं तो ये भी क्या है, केमिकल चेंज है। क्योंकि पहले फ्रूट कच्चे थे तो उसका जो कंटेंट था वो अलग था, लेकिन पकने के बाद में वो अलग हो गया है, और जब वो रोटन हो जाएंगे तो अलग हो जाएगा। तो रोटन होते हैं फ्रूट्स, वो भी क्या होता है, केमिकल चेंज होता है। फर्मेंटेशन ऑफ ग्रेप्स, ग्रेप्स का हमने फर्मेंटेशन करके जो अल्कोहल बनाते हैं वो भी केमिकल चेंज है। एटसेट्रा हैपन ड्यू टू सीरीज ऑफ केमिकल चेंजेस। ये सब की सब जो प्रोसेस हैं ये केमिकल चेंजेस की वजह से ही होती हैं। ए मेडिसिन इज द एंड प्रोडक्ट ऑफ चेन ऑफ केमिकल रिएक्शंस। हम दवाई खाते हैं तो मेडिसिन जब हम खा रहे होते हैं वो क्या है, एंड प्रोडक्ट है, बहुत सारी केमिकल रिएक्शंस हुई, उसका एंड प्रोडक्ट है वो। यूजफुल न्यू मटेरियल्स सच एज प्लास्टिक एंड डिटर्जेंट आर प्रोड्यूस बाय केमिकल रिएक्शन। जो भी हमारे न्यू मतलब कि मटेरियल्स है, जैसे कि प्लास्टिक है, डिटर्जेंट है, वो क्यों प्रोड्यूस हुए, केमिकल रिएक्शन की वजह से प्रोड्यूस हुए। इंडेड एवरी न्यू मटेरियल इज डिस्कवर्ड बाय स्टडिंग केमिकल रिएक्शन चेंजेस। हर एक न्यू मटेरियल जो है वो केमिकल चेंजेस की वजह से ही प्रोड्यूस हो रहे हैं। वी हैव सीन दैट वन और मोर न्यू सब्सटेंसेस आर प्रोड्यूस्ड इन ए केमिकल चेंज। हमने देखा कि एक या एक से ज़्यादा सब्सटेंसेस प्रोड्यूस हो रहे हैं केमिकल चेंज के अंदर। इन एडिशन टू न्यू प्रोडक्ट द फॉलोइंग मे बी अकम्पनी ए केमिकल रिएक्शन। नया प्रोडक्ट बनने के साथ साथ ये सब भी केमिकल रिएक्शन में हो रहा होगा। हीट, लाइट और एनी अदर रेडिएशन मे बी गिवन ऑफ और एब्जॉर्ब। हीट और लाइट जो होगी रिएक्शन के अंदर या तो
गिवन ऑफ मतलब या तो हमें हीट और लाइट मिलेगी या हीट लाइट एब्जॉर्ब हो रही होगी। साउंड में साउंड प्रोड्यूस होगी। ए चेंज इन स्मेल मे टेक प्लेस और न्यू स्मेल मे बी गिवन ऑफ, या तो चेंज हो गई होगी स्मेल, कोई भी सब्सटेंस है जैसे कि खाना है, अगर वो सड़ गया है तो उसकी जो स्मेल होती है वो चेंज हो जाती है, वो भी एक केमिकल चेंज है। या तो उसकी चेंज हो जाएगी स्मेल, या फिर ए न्यू स्मेल में बी गिवन ऑफ। अगर केमिकल रिएक्शन होगी तो कुछ न्यू स्मेल हमें देखने को मिलेगी। एक कलर चेंज में टेक प्लेस, कलर भी चेंज हो सकता है। भाई कलर तो क्या था, उसमें भी चेंज हो रहा था जब हमने आयरन नेल को गर्म किया था, लेकिन उससे कोई न्यू प्रोडक्ट तो नहीं बन रहा था ना, तो वो एक फिजिकल चेंज था। एक गैस में बी फॉर्म्ड, गैस भी निकल सकती है केमिकल रिएक्शन के अंदर। लेट अस लुक एट सम एग्जांपल्स। यू सॉ दैट बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन इज ए केमिकल चेंज। हमने देखा कि मैग्नीशियम रिबन का जलना क्या था, एक केमिकल चेंज था। बर्निंग ऑफ कोल, वुड, लीव्स इज ऑल्सो ए केमिकल चेंज। अगर ये सब बर्न हो रहे हैं, या तो कोयला है, वुड है या लीव्स है, ये बर्न हो रहे हैं, तो ये क्या है, केमिकल चेंज है, क्योंकि उसमें एक नया प्रोडक्ट बनेगा। अगर कुछ भी चीज़ बर्न हो रही है तो ये केमिकल चेंज है। आयरन नेल वहाँ बर्न नहीं हो रहा था, हमने केवल उसको हीट किया था, वहाँ पे बर्न नहीं हो रहा था आयरन नेल, तो वो केमिकल चेंज नहीं था, हमने केवल हीट किया था, उसका कलर चेंज हुआ था, रेड कलर हो गया था, फिर वो ब्लैक हो गया था, बट दैट वाज नॉट ए केमिकल चेंज। इनफैक्ट बर्निंग ऑफ सब्सटेंस इज ए केमिकल चेंज। अगर कोई सब्सटेंस बर्न हो रहा है, हीटिंग इज नॉट ए केमिकल चेंज बट बर्निंग इज ए केमिकल चेंज। बर्न हो रहा है तो वो एक केमिकल चेंज है। बर्निंग इज ऑलवेज अकम्प्लिश बाय प्रोडक्शन ऑफ हीट। अगर कोई भी चीज़ बर्न हो रही है तो हीट का प्रोडक्शन तो होगा ही, ये तो हमें पता है, ऑब्वियस है। हीट विल प्रोड्यूस व्हेन एनीथिंग विल। हेलो ऑल ऑफ यू, माय नेम इज़ अनुप्रिया एंड आई वेलकम यू ऑल ऑन एपी एजुकेशन। मैं आपको एपी एजुकेशन पर एनसीईआरटी क्लास 7 साइंस पढ़ा रही हूँ। इसमें हम 4th चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं। अभी हम कर रहे हैं चैप्टर नंबर 5th, उसका भी हम आधे से ज़्यादा पोर्शन कंप्लीट कर चुके हैं। आज इस चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। तो उससे पहले कि हम अपनी क्लास शुरू करें, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और हर क्लास के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। सो लेट्स स्टार्ट टुडेज क्लास। एक्सप्लोजन ऑफ ए फायरवर्क इज़ ए केमिकल चेंज। एक्सप्लोजन होता है जब भी विस्फोट होता है, हम पटाखे वगैरह चलाते हैं, तब क्या होता है कि उसमें विस्फोट होता है अचानक से, वो भी क्या है, केमिकल चेंज है। यू नो दैट सच एन एक्सप्लोजन प्रोड्यूस हीट, लाइट, साउंड एंड अनप्लीजेंट गैसेज दैट पोल्यूट द एटमोसफेयर। आपको पता है कि इस तरह का जो विस्फोट होता है उसमें हीट भी प्रोड्यूस होती है, लाइट भी प्रोड्यूस होती है, साउंड और अनप्लीजेंट गैसेज जो होती हैं वो प्रोड्यूस होती हैं, जो कि एटमोसफेयर को पोल्यूट करती है। दैट इज़ वाई यू आर एडवाइज नॉट टू प्ले विद फायरवर्क्स। इसलिए आपको एडवाइस किया जाता है कि पटाखों के साथ ना खेलें, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा पोल्यूशन क्रिएट करते हैं। व्हेन फूड गेट स्पॉइल्ड इट प्रोड्यूस ए फॉल स्मेल। जब भोजन जो है वो सड़ जाता है तो एक गंदी सी स्मेल उसमें से आती है। शैल वी कॉल दिस ए केमिकल चेंज। क्या हम इसको भी केमिकल चेंज करेंगे? येस, दिस इज़ ए केमिकल चेंज। केमिकली जो फूड जो था वो आपका ख़राब हो चुका है और उसमें थोड़ी गंदी स्मेल आती है। You must have noticed that slice of an apple acquire a brown color if it is not consumed immediately. हम देखते हैं, हमने एप्पल को काटा, अगर उसको हमने अचानक से मतलब काटते ही नहीं खाया तो उसके ऊपर एक ब्राउन कलर की लेयर आ जाती है। If you have not seen this change in color, cut a fresh slice of apple and keep it away for some time. अगर आपने इस तरह का कोई चेंज नहीं देखा है एप्पल में, तो आप एप्पल को काटिए और उसको कुछ समय के लिए रख दीजिए, तो आप देखेंगे उस पर एक ब्राउनिश कलर की एक लेयर आ जाएगी, वो भी क्या है, केमिकल रिएक्शन है। रिपीट द सेम एक्टिविटी विद ए स्लाइस ऑफ पोटैटो एंड ब्रिंजल। इस सेम एक्टिविटी को हम अगर पोटैटो और ब्रिंजल के साथ करते हैं तो भी ऐसा ही होता है, एक लेयर जो होती है दूसरे कलर की आ जाएगी उसके ऊपर। द चेंज ऑफ कलर इन दीज केसेज इज़ ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ न्यू सब्सटेंस। इन केसेस में जो कलर चेंज हो रहा है वो नया सब्सटेंस बनने की वजह से हो रहा है। आर नॉट दीज चेंजेस केमिकल चेंज? क्या ये केमिकल चेंज नहीं है? इन दिस चैप्टर यू न्यूट्रलाइज्ड एन एसिड विद ए बेस। इन चैप्टर 4 में आपने क्या किया है कि आपने न्यूट्रलाइजेशन की रिएक्शन देखी थी एसिड और बेस के साथ। इस न्यूट्रलाइजेशन इज ए केमिकल चेंज। क्या न्यूट्रलाइजेशन? प्रोटेक्टिव शील्ड। यू मस्ट हैव हर्ड ऑफ द ओजोन लेयर इन आवर एटमोसफेयर। आपने ज़रूर ही ओजोन लेयर के बारे में तो सुना ही होगा हमारे एटमोसफेयर के अंदर। इट प्रोटेक्ट अस फ्रॉम द हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस विच कम फ्रॉम द सन।
ये जो हमें हार्मफुल रेडिएशन से बचाता है, जो कि अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस होती है, हार्मफुल रेडिएशन जो कि सूरज से आ रही होती है। ओजोन लेयर उससे हमें प्रोटेक्ट करती है। ओजोन एब्जॉर्ब दिस रेडिएशन एंड ब्रेक डाउन टू द ऑक्सीजन। ओजोन क्या करती है, उसको एब्जॉर्ब कर लेती है और उसको ब्रेक डाउन कर देती है ऑक्सीजन के अंदर। ऑक्सीजन इज़ डिफरेंट फ्रॉम ओजोन। ऑक्सीजन जो है वो ओजोन से डिफरेंट है। ओजोन तो O3 होता है, ऑक्सीजन O2 है। कैन वी कॉल द ब्रेकिंग डाउन ऑफ ओजोन इज ए केमिकल चेंज? क्या आप कह सकते हैं कि ओजोन का टूटना भी एक केमिकल चेंज है? यस, ब्रेकिंग डाउन ऑफ ओजोन इज ए केमिकल चेंज। इफ अल्ट्रावायलेट रेडिएशन वर नॉट एब्जॉर्ब बाय ओजोन, अगर अल्ट्रावायलेट रेडिएशन को ओजोन ने एब्जॉर्ब नहीं किया तो क्या होगा? इट वुड रिच द अर्थ सरफेस एंड कॉज हार्म टू अस एंड अदर लाइफ फॉर्म्स। ये अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस जो हैं ये अर्थ के ऊपर आएंगी और ये हमारे लिए भी हार्मफुल होती हैं और दूसरी जो फॉर्म्स है लाइफ के लिए उनके लिए भी हार्मफुल है। ओजोन एक्ट एज ए नेचुरल शील्ड अगेंस्ट दिस रेडिएशन। ओजोन जो है वो अल्ट्रावायलेट रेडिएशन के अगेंस्ट एक नेचुरल शील्ड का काम करती है। ओजोन लेयर जो होती है वो यूवी रेडिएशंस को अर्थ पे नहीं आने देती है। लेकिन अभी ब्रेकडाउन ऑफ ओजोन स्टार्ट हो गया है तो वो भी क्या है, एक सोचने का विषय है कि अगर ओजोन लेयर टूट गई तो हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस जो है वो अर्थ पे आएंगी, फिर बहुत सारी डिजीज़ होंगी ह्यूमंस के अंदर भी एंड अदर लाइफ फॉर्म्स के अंदर भी। नेक्स्ट आता है रस्टिंग ऑफ आयरन। आयरन के ऊपर जंग लगना, लोहे के ऊपर जंग लगना। लेट अस गेट बैक टू रस्टिंग। दिस इज वन चेंज दैट अफेक्ट द आयरन आर्टिकल्स एंड स्लोली डिस्ट्रॉय देम। रस्टिंग क्या है कि एक ऐसा चेंज जो कि क्या करेगा, दिस इज़ वन चेंज दैट इफेक्ट आयरन आर्टिकल्स एंड स्लोली डिस्ट्रॉय देम। एक ऐसा चेंज है जो कि अफेक्ट करता है आयरन आर्टिकल्स को और धीरे धीरे उनको डिस्ट्रॉय कर देता है। सिंस आयरन इज़ यूज इन मेकिंग ब्रिजेस, शिप्स, कार, ट्रक्स, बॉडीज एंड मैनी अदर आर्टिकल्स, द मॉनेटरी लॉस ड्यू टू रस्टिंग इज़ ह्यूज। क्योंकि भाई आयरन जो है वो काम आता है किसके, बड़े बड़े ब्रिजेस बनाने के, शिप्स वगैरह के, कार, ट्रक, बॉडीज़ और बहुत सारे आर्टिकल बनाने में आयरन काम आता है। तो क्योंकि उनमें भी रस्ट लगेगा तो इसलिए जो मॉनेटरी पैसे का लॉस जो होता है रस्टिंग की वजह से वो बहुत ज़्यादा होता है। द प्रोसेस ऑफ रस्टिंग कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय फॉलोइंग रिएक्शन। रस्टिंग की प्रोसेस को हम इस रिएक्शन से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, दैट इज़ आयरन Fe प्लस O2। Fe प्लस O2 विल गिव प्लस वाटर। हमें क्या चाहिए रस्टिंग के लिए? 3 चीज़ें चाहिए। आयरन होना चाहिए और ऑक्सीजन होना चाहिए, O2 फ्रॉम एयर, एयर से ऑक्सीजन ले लेंगे, और वाटर कंटेंट होना चाहिए। वाटर जो होगा वो वैसे भी ह्यूमिडिटी की फॉर्म में भी हो सकता है। तो क्या मिल जाएगा हमें? रस्ट बन जाएगा लोहे का, आयरन ऑक्साइड बन जाएगा जिसको हम आयरन ऑक्साइड बोलते हैं। और रस्ट का जो फॉर्मूला है वो है Fe2O3। ये भी इंपॉर्टेंट है, MCQ के रूप में पूछा जा सकता है। फॉर रस्टिंग द प्रेजेंस ऑफ बोथ ऑक्सीजन एंड वाटर इज एसेंशियल। रस्टिंग के लिए ऑक्सीजन का और पानी का दोनों का होना ही बहुत ज़रूरी है। In fact, if the content of moisture is in air is high, which means if it is more humid, rusting become faster. अगर ह्यूमिडिटी ज़्यादा होती है, अगर वाटर कंटेंट जो होगा वो एयर में ज़्यादा है तो रस्टिंग की प्रोसेस जो होगी वो फास्ट होगी। जो ऐसे एरियाज़ हैं जहाँ पे ह्यूमिडिटी ज़्यादा होती है वहाँ पे रस्टिंग ज़्यादा फास्ट होगी, और ऐसे एरियाज़ हैं जो ड्राई एरियाज़ हैं जहाँ पे ह्यूमिडिटी ज़्यादा नहीं रहती वहाँ पे रस्टिंग की प्रोसेस जो होगी वो स्लो होगी। In fact, if the content of moisture in air is high, which means if it is more humid, rusting become faster. ये हम कर चुके हैं। So, how do we prevent rusting? तो हम rusting से कैसे बचाएंगे चीज़ों को? Prevent iron articles from coming in contact with oxygen, water और both. हमें आयरन आर्टिकल को रोकना होगा कि वो ऑक्सीजन के कांटेक्ट में नहीं आए, वाटर की कांटेक्ट में नहीं आए, और दोनों के ही कांटेक्ट में नहीं आएगा। क्योंकि रस्टिंग के लिए 3 चीज़ें इंपॉर्टेंट है, दैट इज़ आयरन का होना ज़रूरी है, ऑक्सीजन का और ह्यूमिडिटी, वाटर का होना ज़रूरी है। अगर इन तीनों में से एक भी चीज़ नहीं होगी तो रस्टिंग की जो प्रोसेस है वो नहीं होगी। सो प्रिवेंट आयरन आर्टिकल फ्रॉम कमिंग इन कॉन्टैक्ट विद ऑक्सीजन और वाटर और बोथ। हम आयरन आर्टिकल को कॉन्टैक्ट में नहीं आने देंगे, किसके? ऑक्सीजन के, या तो पानी के, या फिर दोनों के ही कॉन्टैक्ट में नहीं आने देंगे तो रस्टिंग नहीं होगी। वन सिंपल वे इज़ टू अप्लाई ए कॉट ऑफ पेंट और ग्रीस। एक सिंपल वे क्या है कि वो कॉन्टैक्ट में ना आ पाए, इन चीज़ों के आयरन कॉन्टैक्ट में ना आ पाए, कि आयरन के ऊपर हम पेंट कर देंगे या तो उसके ऊपर ग्रीस लगा देंगे। इनफैक्ट दीज कॉट शुड बी अप्लाइड रेगुलरली टू प्रिवेंट रस्टिंग। ये जो कॉट्स हैं ये हमें लगातार लगानी होगी ताकि रस्टिंग की प्रोसेस से
बचा जा सके। अनदर वे इज़ टू डिपॉजिट ए लेयर ऑफ मेटल लाइक क्रोमियम और जिंक ऑन एन आयरन। दूसरा जो तरीका है रस्टिंग को रोकने का वो क्या है कि एक लेयर अगर हम आयरन के ऊपर क्रोमियम की या जिंक की डिपॉजिट कर दे तो उससे भी क्या होगा, रस्टिंग की प्रोसेस से बचा जा सकता है। द प्रोसेस ऑफ डिपॉजिटिंग ए लेयर ऑफ जिंक और जिंक ऑन आयरन इज कॉल्ड गैल्वेनाइजेशन। एक लेयर ऊपर लगा देना, किसकी लेयर, जिंक की लेयर अगर लोहे के ऊपर आ रही है तो इस प्रोसेस को हम गैल्वेनाइजेशन बोलेंगे। मतलब गैल्वेनाइजेशन वो प्रोसेस है जिससे हम रस्टिंग ऑफ आयरन को रोक सकते हैं। द आयरन पाइप्स वी यूज इन आवर होम्स टू कैरी वाटर आर गैल्वेनाइज्ड टू प्रिवेंट रस्टिंग। आयरन के पाइप जो हमारे घरों के अंदर पानी लेके आते हैं उनके ऊपर क्या होता है कि उनको गैल्वेनाइज्ड कर दिया जाता है ताकि रस्टिंग को रोका जा सके। उनके ऊपर जिंक की एक परत चढ़ा दी जाती है ताकि रस्टिंग को रोका जा सके। यू नो दैट शिप आर मेड अप ऑफ आयरन एंड ए पार्ट ऑफ देम रिमेन अंडर वाटर। हम जानते हैं कि बड़े बड़े शिप जो होते हैं वो भी किसके बने होते हैं, आयरन के बने होते हैं, और उनका एक पार्ट तो हमेशा ही पानी में डूबा हुआ रहता है। ऑन द पार्ट अबाउ वाटर ऑल्सो वाटर ड्रॉप्स कीप क्लिंकिंग टू द शिप आउटर मोस्ट सरफेस। भाई जो पानी से बाहर है वहाँ पे भी पानी की छींटे तो लगते ही रहते हैं शिप के अंदर। मोreover द वाटर ऑफ द सी कंटेन मैनी सॉल्ट्स। और जो सी का जो वाटर होता है उसके अंदर तो सॉल्ट भी बहुत ज़्यादा होते हैं। तो द सॉल्ट वाटर मेक द प्रोसेस ऑफ रस्ट फॉर्मेशन फास्टर। जो सॉल्ट जो होता है वो रस्टिंग की प्रोसेस को और ज़्यादा फास्ट कर देगा। देयरफॉर शिप सफ़र ए लॉट ऑफ डैमेज फ्रॉम रस्टिंग इन स्पाइट ऑफ बीइंग पेंटेड। पेंट होने के बावजूद भी शिप जो होगी वो बहुत ज़्यादा रस्टिंग से प्रभावित होती हैं। स्टेनलेस स्टील इज़ मेड बाय मिक्सिंग ऑफ आयरन विद कार्बन एंड मेटल लाइक क्रोमियम, निकल, मैग्नीज। इट डज़ नॉट रस्ट। हम स्टील भी बना सकते हैं जिसमें क्या होता है कि आयरन होता है, आयरन के साथ कार्बन होता है और दूसरे कुछ मेटल मिक्स होते हैं जैसे कि क्रोमियम है, निकल है, मैग्नीज है। अगर ये मेटल्स आयरन के साथ मिक्स होंगे तो हम स्टील बना सकते हैं और स्टील जो है वो रस्ट नहीं होता, उसको जंग नहीं लगता। सो मच सो दैट ए फ्रैक्शन ऑफ शिप आयरन हैज़ टू बी रिप्लेस्ड एवरी ईयर। इतना ज़्यादा मतलब होता है शिप को रस्ट इतना ज़्यादा होता है कि उसका कुछ जो हिस्सा होता है शिप का, आयरन का, शिप में जो आयरन का हिस्सा होता है वो हर साल रिप्लेस करना पड़ता है। कैन यू इमेजिन द मॉनेटरी लॉस टू द वुड। कितना ज़्यादा मतलब पैसे का खर्चा आता होगा अगर हर साल शिप का कुछ फ्रैक्शन जो है आयरन का रिप्लेस करना पड़ रहा है, तो बहुत ज़्यादा वर्ल्ड में मॉनेटरी लॉस होता है इस वजह से, रस्टिंग की वजह से। नेक्स्ट आता है क्रिस्टलाइजेशन। इन क्लास 6 यू हैव लर्न दैट सॉल्ट कैन बी ऑब्टेन बाय इवेपोरेशन ऑफ सी वाटर। हम क्लास 6 में पढ़ चुके हैं कि अगर हम क्यारी के अंदर पानी ले लेंगे, किसका पानी, सी वाटर ले लेंगे, तो उसको इवेपोरेट करके हम सॉल्ट बना सकते हैं। द सॉल्ट ऑब्टेन इन दिस मैनर इज नॉट प्योर एंड द शेप ऑफ इट क्रिस्टल कैन नॉट बी सीन क्लियरली। इस तरह से बना हुआ सॉल्ट जो होता है वो प्योर नहीं होता और उसकी जो शेप, उनके जो क्रिस्टल्स होते हैं उसको भी हम ध्यान अच्छे से क्लियरली देख नहीं पाते। हाउएवर लार्ज क्रिस्टल ऑफ प्योर सब्सटेंस कैन बी फ्रॉम देयर सॉल्यूशन। लार्ज क्रिस्टल्स जो है प्योर सब्सटेंस के वो बन सकते हैं उनके सॉल्यूशन से। द प्रोसेस इज कॉल्ड क्रिस्टलाइजेशन और इस प्रोसेस को हम क्रिस्टलाइजेशन बोलते हैं। इट इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ फिजिकल चेंज। क्रिस्टलाइजेशन की जो प्रोसेस है इसमें कोई केमिकल चेंज नहीं होता, ये फिजिकल चेंज है। टेक ए कप्स फुल ऑफ वाटर इन ए बीकर, ऐड ए फ्यू ड्रॉप ऑफ डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड। हमने एक पानी ले लिया, एक कप फुल करके पानी ले लिया बीकर के अंदर और उसके अंदर कुछ ड्रॉप डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड के डाल दिए। हीट द वाटर व्हेन इट स्टार्ट बॉइलिंग, ऐड कॉपर सल्फेट पाउडर स्लोली विद स्टीरिंग कंटिन्यूसली। उसको हीट करेंगे और जैसे ही वो हीट हुआ हम उसमें कॉपर सल्फेट का पाउडर डालने लग जाएंगे और उसको हिलाते रहेंगे कंटिन्यूसली। कंटिन्यू एडिंग कॉपर सल्फेट पाउडर टिल नो मोर पाउडर कैन बी डिजॉल्व। कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन पाउडर हम जब तक डालते रहेंगे जब तक वो कॉपर सल्फेट पानी में डिजोल्व होना बंद ना हो जाए। उसके बाद क्या करेंगे, जब कॉपर सल्फेट जो है पानी में डिजोल्व होना बंद हो गया उसके बाद हम फिल्टर द सोल्यूशन, वो सोल्यूशन जो बना है उसको फिल्टर कर देंगे। अलाउ इट टू कूल, उसको ठंडा होने देंगे। डू नॉट डिस्टर्ब द सोल्यूशन व्हेन इट इज़ कूलिंग। जब ठंडा हो रहा है तो सोल्यूशन को डिस्टर्ब ना करें, उसको एक जगह पे रखा रहने दें कि वो ठंडा हो जाए।
लुक एट द सोल्यूशन आफ्टर सम टाइम। अगर आप कुछ टाइम बाद सोल्यूशन को देखते हैं, कैन यू सी क्रिस्टल्स ऑफ कॉपर सल्फेट, क्या तुम देख सकते हो कि उसके अंदर क्रिस्टल्स बन गए हैं कॉपर सल्फेट के। इफ़ नॉट, वेट फॉर सम मोर टाइम। अगर अभी नहीं बने हैं तो कुछ टाइम के लिए और वेट करेंगे, कुछ टाइम बाद में क्रिस्टल्स बन जाएंगे कॉपर सल्फेट के। यू हैव लर्नड अबाउट फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस। इस तरह से इस चैप्टर में आपने फिजिकल और केमिकल चेंजेस के बारे में पढ़ा एंड ट्राई टू आइडेंटिफाई दैट यू एब्जॉर्ब अराउंड यू एज ए फिजिकल और केमिकल चेंज। और आपके चारों तरफ जो हो रहा है उसको आप आइडेंटिफाई करने की कोशिश करें कि ये फिजिकल चेंज है, ये केमिकल चेंज है। दिस वॉज ऑल अबाउट टुडेज़ क्लास, और ये चैप्टर भी कंप्लीट होता है। मैं आशा करती हूँ कि आपको चैप्टर अच्छे से समझ आ गया होगा। अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं, उसका आंसर मैं कमेंट बॉक्स में ही कर दूँगी। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और हर क्लास के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।